सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। टीडीएस पर हमारी चर्चाएं चल रही थी, तो टीडीएस के जो प्रोविजंस हैं उन पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज मैं आपको कई सारे ऐसे फॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर आपकी फर्म में आप अकाउंटेंट है और आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ रहा है, आपको टीडीएस के चालान जमा कराने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, आपको टीडीएस स्टेटमेंट जमा कराने पड़ेंगे जिन्हें हम रिटर्न्स कहते हैं, है ना। और आपको जिसका आपने टीडीएस काटा डिडक्टी का, आपको उसको सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा, है ना। पेमेंट किया है तो उसका प्रूफ तो देना पड़ेगा। तो आज हम सारे के सारे फॉर्म्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि टीडीएस के अंदर कौन कौन से फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं और जिन्हें आपको किन किन कंडीशंस में इशू करना पड़ता है या भरना पड़ता है। जैसा कि अगर आप जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में आपको, अगर आप जीएसटी में आपको पता होना चाहिए कि GSTR 1, GSTR 3B, GST-REG 01 कब भरते हैं, है ना। जीएसटी में जो चालान होते हैं PMT 06 वगैरह, GST-CMP 08 वगैरह, एनुअल रिटर्न GSTR 9, ऑडिट GSTR 9C, है ना। कंपोजिशन व्यापारी हो तो आपका एनुअल रिटर्न होता है GSTR 4। तो वो भी फॉर्म्स ही होते हैं एक तरह के, जो आपको जीएसटी के कंप्लायंस के लिए यूज करने होते हैं। उसी तरह से इनकम टैक्स में बात करें तो इनकम टैक्स में भी जैसे इनकम टैक्स का चालान होता है ITNS 280, इनकम टैक्स के रिटर्न्स होते हैं ITR 1 से ITR 4 तक इंडिविजुअल और HUF के लिए, ITR 5 से 7 तक के अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए। तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको टैक्सेशन सीखना है तो आपको इनके फॉर्म्स पता होने चाहिए कि किन केसेस में कौन सी कंडीशंस में कौन से फॉर्म्स आपको यूज में लेने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माना कि मैंने जिसका टीडीएस काटा वो टीडीएस मुझे सरकार को जमा कराना पड़ेगा, राइट। अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले इनकम टैक्स में आपको टीडीएस कब जमा कराना है? मंथ बदला, पूरे महीने भर में जिनके भी टीडीएस काटे आपने, अगले महीने की 7 तारीख तक ड्यू डेट होती है ना। तो टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो टीडीएस आपको क्या करना पड़ेगा? जमा कराना पड़ेगा। तो जब भी आप टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स का पैसा जमा कराते हैं, जो आपने डिडक्ट कर किया हुआ है वो आपकी लाइबिलिटी है जब तक आप उसको पे नहीं करते गवर्नमेंट को। तो जब आप उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करते हैं तो जिस फॉर्म के माध्यम से आप उसकी जानकारी गवर्नमेंट को देते हैं और वो पैसा जमा कराते हैं, उस फॉर्म को हम चालान कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ठीक है। ये वो चालान नहीं है जो आपने हेलमेट नहीं पहना और कटा, राइट। गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा हम जिस फॉर्म के जरिए जमा कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चालान कहते हैं। इनकम टैक्स चुकाने का जो चालान होता है वो ITNS 280 होता है और टीडीएस चुकाने का जो चालान होता है ITNS 281 होता है। याद रखिएगा। कौन सा? याद रखना, टीडीएस का पेमेंट आप कौन से फॉर्म के माध्यम से करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? ITNS 281, याद रखिएगा, ठीक है। अब होता कैसा ये ITNS 281, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो फॉर्म होता है ये आपका कैसा दिखता है। देखिए ये ITNS 281 है। टीडीएस और टीसीएस दोनों का पेमेंट आप इसी फॉर्म से करेंगे, टीडीएस हो या टीसीएस हो, उनके चालान को हम कहते हैं ITNS 281 आपका। अब आप जब इनकम टैक्स पोर्टल पर भी इसका पेमेंट करने जाएंगे या आप ट्रेसेस के पोर्टल पर चालान के माध्यम से टैक्स जमा कराने जाएंगे तो आपको यही फॉर्म ओपन होगा। तो आपको ये फॉर्म ओपन करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना होगा कि अगर सामने वाला जो डिडक्टी है जिसका आपने डिडक्ट किया है, क्या वो कंपनी एसएससी है या अदर नॉन कंपनी एसएससी है। तो आप अगर कंपनी एसएससी होगा तो इस टिक मार्क पे टिक करेंगे, नॉन कंपनी एसएससी होगा तो इस पे टिक करेंगे। आपको ये भी बता देता हूं, टीडीएस में जो रेट्स होती है वो कई सारे सेक्शन में कंपनी एसएससी के लिए अलग होती है और नॉन कंपनी डिडक्टी के लिए अलग होती है। यानी आप जिस व्यक्ति का टीडीएस काट रहे हो वो कौन है, अगर वो इंडिविजुअल या HUF या अदर कोई एसएससी है तो उसके ऊपर मे भी पॉसिबल है कि रेट ऑफ टीडीएस क्या हो, अलग हो। और अगर वो कंपनी है तो मे भी पॉसिबल कि उसके ऊपर रेट ऑफ टीडीएस अलग हो। तो ऐसे केस में आपसे यहाँ पूछा जाता है, असेसमेंट ईयर आपको पिक करना होगा यहाँ से कि कौन सा असेसमेंट ईयर है जिसका आप, अच्छा असेसमेंट ईयर आपको पता है ना क्या होता है असेसमेंट ईयर, है ना। असेसमेंट ईयर जो आपका, जिसमें आप ये रिटर्न सामने वाला बंदा उसका क्लेम करेगा, ठीक है। तो जैसे अभी 24-25 रनिंग ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 25-26 होगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पर बता देना होगा कि ये असेसमेंट ईयर का मैं टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूँ।
आपको अपना 10 नंबर डालना होता है ITNS 281 के जरिए। जो डिडक्टर होता है उसका 10 नंबर डालना होता है और 10 नंबर 10 डिजिट का होता है। एक एग्जांपल बताता हूं 10 नंबर का, जैसे BJNP यानी 4 डिजिट अल्फा होते हैं, 1 2 3 4 और 5 ये न्यूमेरिक होते हैं और लास्ट का एक डिजिट वापस अल्फा होता है, याद रखिएगा। तो 4 5 1 का कॉम्बो होता है 10 में, याद रखिएगा। जबकि पेन जो होता है वो 5 4 1 का कॉम्बो होता है। 10 और पेन में क्या फर्क है? दोनों 10 डिजिट के ही होते हैं, लेकिन इन जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में बदलाव होता है। इसमें 4 अल्फा 5 नंबर और एक अगेन अल्फा होता है। ठीक है, आपको अपनी जानकारी यहां पर डालनी होगी। तो आपका नाम, आपका कंप्लीट एड्रेस। वैसे ये बता दूं कि जब आप ट्रेसेस के पोर्टल पे, TDS के पोर्टल पे इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो ये सारी जानकारियां क्या होगी? भरी भराई आएगी, क्योंकि आप अपनी आईडी में होकर ये फॉर्म जमा करा रहे। तो जब आप आईडी में जाके फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपका ये सारा डिटेल ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपको टाइप ऑफ पेमेंट बताना होगा। तो आपको यहाँ कोड लेना होगा कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं। TDS TCS पेएबल बाय टैक्स पेयर, तो आपको यहाँ पर कोड में 200 लेना है ना। तो आपको 200 कोड डालना है कि आप 200 वाले कोड में TDS TCS का पेमेंट कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद रेगुलर असेसमेंट के माध्यम से आपसे क्वेरी करता है और तब जाके आप ये वो पैसा जमा कराते हैं। तो उस केस में फिर आप नीचे वाला कोड लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको डिटेल ऑफ पेमेंट बताना होगा कि आपने वो जो पेमेंट है वो कितना कितना डिडक्ट किया पूरे महीने भर में। तो आपको ये जो फिगर है वो इनकम टैक्स वाले कॉलम में डालना होगा। कई बार यह होता है कि या तो आपने पेमेंट नहीं किया, या आपने शॉर्ट पेमेंट किया, या आपने किसी भी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको पेमेंट करने के लिए बोला। जैसे मैंने बोला ना, SSC इन डिफॉल्ट के केस में जहां पर आपको पेमेंट करना था और आपने नहीं किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको फिर बोला कि आपको अब TDS का पेमेंट करना है, तो फिर आप इस केस में आके यहाँ पर पेमेंट करेंगे इस हेड में। ठीक है, और आपको इनकम टैक्स वाले कॉलम में वो अमाउंट लिखना होगा, क्योंकि जो TDS होता है हमने पहले भी पढ़ा है कि वो एक तरह से इनकम टैक्स ही है जो एडवांस में सामने वाली पार्टी का आप जमा करा रहे हो। राइट, तो आप ये सारा जो भी है, मान लो कोई फीस लगी, कोई सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी लगी, सबका नीचे ग्रैंड टोटल भी लिख दोगे। ठीक है, और कैसे पेमेंट कर रहे हो वो आप चेक नंबर वगैरह या जो भी है कैश क्रेडिट वगैरह वो डालेंगे, डेट वगैरह डालेंगे। ये तो फॉर्म जो है ये PDF मैंने ओपन कर रखा है। बाकी जब ये ऑनलाइन ही आप फॉर्म ओपन करोगे तो ये बॉक्सेस होंगे जहां पर आप फिगर पुट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आपने कौन सी, मान लो किसी बैंक में ब्रांच में जाके जमा कराया तो आपको डेट और वो बैंक ब्रांच का डिटेल भी डालना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि आपको जैसे ये फॉर्म है, ठीक है, ये ऑनलाइन भरोगे तो खैर ये चीजें आनी नहीं है। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन किसी बैंक में काउंटर विजिट करके जमा करा रहे हो तो फिर वो बैंक आपको क्या लगा के देगा? सील लगा के देगा। ये काउंटर फॉइल स्टार्ट होगी, देखिए नीचे यहाँ से काउंटर फॉइल, मतलब ये पार्ट बैंक आपको क्या करता है, आपने देखा होगा बैंक में जब हम पैसा जमा कराते हैं तो जो डिपॉजिट स्लिप होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, या कोई चालान भी जमा कराते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट बैंक अपने पास रख देता है, एक पार्ट वापस आपको देता है, तो उसको कहते हैं काउंटर फॉइल। तो ये काउंटर फॉइल आपको वापस दे दी जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके का ये बेसिकली चालान होता है जिसके माध्यम से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या जमा कराते हैं? TDS का पेमेंट करते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, ये जो चालान है जिसके माध्यम से आप TDS का पेमेंट कर रहे हो, आप अगर आपने नोटिस किया है कि इसमें सिर्फ आपको अपनी जानकारी देनी पड़ी, आपका 10 नंबर, आपका नेम, एड्रेस वगैरह डालना पड़ा। इसमें जिसका आपने काटा या जिस सेक्शन में काटा वो नहीं देना पड़ा जानकारी। तो क्योंकि ये चालान है, क्योंकि हो सकता है पूरे महीने भर में आपने 100 अलग अलग पार्टियों का TDS काटा हो, तो आप 100 का डिटेल तो चालान में नहीं दोगे ना। वो डिटेल आपको किस में डालनी है? किस में डालनी है? TDS स्टेटमेंट में, जिसे हम रिटर्न कहते हैं। तो ये तो सिर्फ पेमेंट करने का एक फॉर्म है। मान लो मैंने पूरे महीने भर में 5 लाख रुपए का TDS डिडक्ट किया, तो वो 5 लाख रुपए मुझे गवर्नमेंट को पहुंचाना है इस फॉर्म के जरिए। अब वो 5 लाख रुपए किसके किसके पैन नंबर से कितना कितना मैंने कलेक्ट किया, वो जानकारी मैं स्टेटमेंट में दूंगा, वो रिटर्न में दूंगा, याद रखिएगा। इसमें मुझे नहीं देनी है। अगर इसमें ही देनी होती तो उसमें वापस दोबारा क्यों देनी होती? ऑलराइट, सो ये सिर्फ आपको टैक्स पहुंचाने का एक फॉर्म है जो आप पहुंचाओगे। आप इसे ऑनलाइन पेमेंट करके भी मतलब आजकल नेट बैंकिंग के जरिए भी पे किया जा सकता है, RTGS वगैरह भी कर सकते हैं आप, NEFT वगैरह। और आप किसी भी बैंक में जाके काउंटर विजिट करके आप उसमें
काउंटर पेमेंट करके भी आप चालान का पेमेंट कर सकते हैं। और अगर बैंक में जाओगे तो आपको फिर बैंक इसकी जो काउंटर फॉइल है वो आपको ये जैसे दो दो स्लिप आपको भरनी पड़ेगी, ऊपर वाला पार्ट भी भरना पड़ेगा और नीचे वाला भी भरना पड़ेगा। बैंक अपनी सील साइन लगा के वो आपको पेमेंट कर देगा। ऑलराइट, इसमें कुछ नोट्स भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपने देखिए पहला नोट ये दे रखा है कि अगर आपने गलत 10 नंबर डाल दिए तो आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी, याद रखिएगा, सेक्शन 272 BB के अंतर्गत। तो 10 नंबर सही होने चाहिए, आप जेन्युइन होने चाहिए, आप जेन्युइन डिडक्टर होने चाहिए, क्योंकि आप अगर 10 नंबर नहीं होल्ड करते तो आप TDS डिडक्ट करने के लिए भी लाइबल नहीं है, या लाइबल तो है लेकिन अधिकृत नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है। लाइबल तो है, समझ रहे हैं, लेकिन ऑथराइज नहीं है। और उस केस में आपने देखा कि यार क्या है अभी ये 10 मुझे पता है 10 नंबर का डिजिट क्या होता है, आप हर कुछ डाल के आप नहीं उसका चालान भर सकते, है ना। जेन्युइन डिडक्टर होने चाहिए, आपके पास 10 नंबर ओरिजिनली होल्ड होना चाहिए, अन्यथा 10,000 रुपए की पेनल्टी। इट इज सेम जस्ट लाइक इन इनकम टैक्स NSDL का, अगर आपके पास मोर देन 1 पैन कार्ड हो तब भी 10,000 की पेनल्टी है ना। तो सेम टू सेम 272 BB सेक्शन के अंतर्गत 10,000 की पेनल्टी अगर आपके पास 10 ओरिजिनल नहीं है। ओके, एक और चीज यहां पर दे रखा है कि अगर आपने जो चालान जो आप बनाओगे, कभी भी ध्यान देना, क्या बनाओगे, चालान बनाओगे, तो ये देखिए TDS के सारे सेक्शन लिखे हुए हैं यहां पर, दिख रहे हैं, TDS और TCS, ये जो 206 से शुरू हो रहे हैं ये TCS के सेक्शन है सारे, और ये 194, 192, 196 वाले जो सेक्शन है ये सारे किसके, TDS के सेक्शन है। इन्होंने ये बोला है यहां पर सेकंड पॉइंट में कि आपको अगर नेचर ऑफ पेमेंट अलग अलग है, आपने अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट में TDS डिडक्ट किया है, तो आपको सबके लिए सेपरेट सेपरेट चालान बनाने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो मैंने सैलरी के ऊपर TDS काटा है, मेरे 50 इंप्लॉई और 50 की सैलरी में से मैंने क्या काटा है, TDS काटा है, तो उनका सेक्शन तो एक ही है, उनका सेक्शन तो क्या है, एक ही है, सेक्शन 192। तो उस केस में मैं एक ही सेक्शन के अंतर्गत TDS, मतलब एक ही चालान में उन 50 का TDS जमा करा सकता हूं। लेकिन अगर मान लो मैंने कोई डिविडेंड पे TDS काटा है सेक्शन 194 के अंतर्गत, ठीक है, तो उसका सेक्शन अलग है, तो मुझे उसका चालान अलग से बनाना पड़ेगा। यानी एज अ डिडक्टर मुझे यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैंने पूरे मंथ में TDS का डिडक्शन किया है वो क्या एक ही सेक्शन के अंतर्गत है या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के अंतर्गत है। लेट सपोज कि 5 अलग अलग सेक्शन में आपने TDS का क्या किया है, डिडक्शन किया है, तो आपको 5 चालान बनाने पड़ेंगे, हर चालान सेक्शन वाइज बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, सेक्शन वाइज बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सेक्शन पे भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, अभी फिलहाल में हम इस पे स्टडी नहीं करते हैं। तो TDS और TCS के ऑलमोस्ट सारे सेक्शन कवर्ड है, ठीक है, जो आपको यहां पर नीचे दिए गए। ये सिर्फ एक नोट है आपको बताने के लिए कि भाई आपको सेक्शन वाइज क्या करना है, चालान बनाना है। ऑलराइट, सो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर ये होता है आपका ITNS 281 एंड इट इज द चालान फॉर TDS एंड TCS टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द डिडक्टर, बाय द कलेक्टर। हु इज कलेक्टर, हु इज कलेक्टर, जो TCS का कलेक्शन करता है। आगे हम पढ़ेंगे TCS कलेक्टर, TCS जो कलेक्ट करता है उसको TCS कलेक्टर कहते हैं, और जो TDS डिडक्ट करता है उसको TDS डिडक्टर कहते हैं, याद रखिएगा। और TDS में हमेशा पेमेंट करने वाला व्यक्ति डिडक्ट करता है, और TCS हमेशा पैसा रिसीव करने वाला व्यक्ति कलेक्ट करता है, याद रखिएगा। ऑलराइट, सो दिस इज ITNS 281। डिटेल में हम ITNS 281 को भी देखेंगे और इसको हम किसी वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकली भी समझेंगे। फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं। अब आप समझिए, अभी अभी मैंने एक चीज आपको बोली कि जब आप TDS का पेमेंट करने जाओगे तो आप उसमें ऐसा नहीं बताओगे कि आपने किस किस का काटा है, बस आपको अलग अलग चालान बनाने हैं, अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट के आधार पे। लेकिन आपको आगे जाके क्या करना पड़ेगा, TDS डिडक्टर को बाद में TDS रिटर्न फाइल करना भी अनिवार्य होता है। अच्छा सर, इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैंने 10 नंबर लिया और मैंने किसी का TDS डिडक्ट किया और मैंने उस TDS को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाके जमा कराया चालान के माध्यम से, ITNS 281 के माध्यम से, तो मुझे बाद में रिटर्न भी भरना पड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स में रिटर्न भरते हैं, जैसे GST में रिटर्न भरते हैं। यस, डेफिनेटली TDS के अंदर भी आपको रिटर्न भरने होते हैं, लेकिन उसको हम रिटर्न वर्ड नहीं बोलकर स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
स्टेटमेंट, तो आपको डेफिनेटली टीडीएस स्टेटमेंट भी फाइल करने होंगे। कुछ केसेस में, कुछ सेक्शन के अंतर्गत जो चालान होगा उसी को स्टेटमेंट कंसीडर कर दिया जाएगा, याद रखिएगा, लेकिन वो कुछ सेक्शन ही होंगे, सारे सेक्शन नहीं होंगे। अन्यथा आप तो ये मान के चलिए, देखिए टीडीएस का जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो वहां पर दो कॉन्सिक्वेंसेस बनती है। एक कॉन्सिक्वेंसेस ये होती है कि वही बंदा टीडीएस डिडक्ट करेगा और पेमेंट करेगा जिसके पास 10 नंबर होगा, और अगर आपने 10 नंबर से डिडक्ट करके 10 नंबर के थ्रू ITNS 281 भरा, चालान भरा, तो आपको टीडीएस स्टेटमेंट भी भरना पड़ेगा। यानी अगर 10 नंबर के जरिए टीडीएस काटा, जिन सेक्शन में टीडीएस काटा जाता है तभी जब डिडक्टर के पास क्या हो, 10 नंबर हो, तो उसको स्टेटमेंट भी भरना पड़ता है, याद रखिएगा। लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे सेक्शन भी बताए हैं टीडीएस के अंदर जिसमें बिना 10 नंबर के भी आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हो और आप उस टीडीएस को गवर्नमेंट को जमा कराओगे। तो जिन सेक्शन में 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन सेक्शन में टीडीएस को जो जमा कराओगे उसी को हम चालान कहेंगे और उसी को हम स्टेटमेंट कहेंगे। यानी आपको सेपरेट सेपरेट फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, याद रखिएगा। आप समझे मोटे मोटे तौर पर क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है। अगर 10 नंबर होगा तो चालान भी जमा कराना पड़ेगा और स्टेटमेंट भी भरना पड़ेगा, और 10 नंबर नहीं है तो चालान और स्टेटमेंट एक ही होगा। आगे बढ़ते हैं। टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल किए जाते हैं। कौन से बेसिस पे? इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी महीने में आपने टीडीएस का डिडक्शन किया उसके अगले महीने की 7 तारीख को आपने टीडीएस चालान के माध्यम से जमा करा दिया, फिर अगले महीने वापस दोबारा सेम प्रोसेस, फिर तीसरे महीने भी सेम प्रोसेस, 3 महीने तक आपको चालान भरना है, और 3 महीने बाद आपको तीसरे महीना जब खत्म हो जाएगा, चौथे महीने में आपको उसका स्टेटमेंट भरना होगा। और उन 3 महीनों की सारी जानकारी, जो जो चालान के माध्यम से आपने पेमेंट किया और जितना जितना उन 3 महीनों में आपने जिन जिन सेक्शन में डिडक्शन किया और जिन लोगों का काटा, उन सारी जानकारी आपको स्टेटमेंट में यानी रिटर्न में देनी होगी, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे जमा होंगे। ऑलराइट। टीडीएस रिटर्न में डिडक्टर यानी जिसके पास 10 नंबर है, डिडक्टी यानी डिडक्टी के पास क्या होगा, पेन नंबर होगा, याद रखिएगा। तो टीडीएस रिटर्न में डिडक्टर का 10 नंबर, डिडक्टी का पेन नंबर, अमाउंट ऑफ टीडीएस, नेचर ऑफ पेमेंट, चालान, इन सारी चीजों की जानकारी आपको भरनी होती है। यानी अल्टीमेटली ऑल द डिटेल्स आपको कहां देनी होगी, टीडीएस के स्टेटमेंट में देनी होगी, टीडीएस रिटर्न में देनी होगी सारी जानकारी। इसका मतलब ये फॉर्म बड़ा होने वाला है क्योंकि सारी जानकारी मांगी जाएगी उसमें। यस डेफिनेटली। अब देखते हैं कि ये जो रिटर्न बातें हो रही है, रिटर्न रिटर्न रिटर्न, तो क्या होते हैं ये रिटर्न और किन केसेस में कौन से रिटर्न या स्टेटमेंट फाइल किए जाते हैं। सबसे पहला होता है फॉर्म 26Q। कौन सा? फॉर्म 26Q। फॉर्म 26Q आपको तब भरना होगा जब आपने सारे सेक्शन यानी सारे पेमेंट के केस में एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी के ऊपर जो टीडीएस का डिडक्शन होता है उसमें यह फॉर्म नहीं चलेगा, बाकी सारे नेचर ऑफ पेमेंट में फॉर्म 26Q भरना पड़ेगा। याद रखिएगा, सैलरी का फिर अलग है। सैलरी का क्या है? सैलरी का 24Q, याद रखिएगा। हाँ, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, बाकी जितने सेक्शन है उनमें आपको 26Q भरना पड़ेगा। ठीक है। और सैलरी के केस में कौन सा भरना होता है? 24Q। और जैसा कि हमें पता है कि क्वार्टरली भरने यानी साल में कितनी बार भरने पड़ेंगे? 4 बार भरने पड़ेंगे। ये रिटर्न टीडीएस के साल में 4 बार भरने पड़ेंगे। पहला क्वार्टर बताओ कौन सा होता है? पहला क्वार्टर अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून। दूसरा क्वार्टर बताओ कौन सा होता है? जुलाई अगस्त सितंबर। तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और चौथा क्वार्टर जनवरी फरवरी और मार्च। समझ रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर इंडिया में आपको याद रखना है अप्रैल से शुरू होता है, तो आपको अप्रैल से जून पहला क्वार्टर, जुलाई से सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर से दिसंबर तीसरा क्वार्टर और जनवरी से मार्च चौथा क्वार्टर। पहले क्वार्टर का जो 26Q है आपको 31 जुलाई तक फाइल करना है। यानी कितने दिन मिलते हैं आपको? नेक्स्ट 31 दिन मिल जाते हैं, क्योंकि 30 जून को आपको पहला क्वार्टर खत्म हो रहा है।
तो आपके पास वक्त होता है 31 जुलाई। अच्छा एक चीज और बताता हूं, 30 जून को जो जून महीना खत्म हो रहा है, जून महीने का आप ITNS 281 यानी जो चालान बनाओगे वो 7 जुलाई तक बना लोगे। तो 7 जुलाई तक आपने ऑलमोस्ट तीनों के तीनों ही क्वार्टर के जो TDS के पेमेंट है वो कर लिए होंगे। तो उसके बाद आपके पास अच्छा खासा वक्त मिलता है, 24-25 दिन मिलते हैं, जब आप अपना TDS का स्टेटमेंट जमा करा सकते हैं, 26Q भर सकते हैं। 31 दिन मिलते हैं, यानी TDS रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो पहली बात तो क्वार्टरली बेसिस पे TDS के रिटर्न फाइल किए जाते हैं, और जो ड्यू डेट होती है वो किसी भी क्वार्टर के खत्म होने के बाद वाले महीने की लास्ट डेट होती है, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज बताता हूं आपको मैं, आप देखिए पहले क्वार्टर में कितने दिन मिले, 31 दिन मिले। दूसरा क्वार्टर आपका 30 सितंबर को खत्म हो रहा है और आपको रिटर्न कब भरना है, 31 अक्टूबर, तो इसमें भी कितने दिन मिले, 31 दिन मिले। तीसरा क्वार्टर आपका 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है और आपको ये रिटर्न कब भरना है, 31 जनवरी को भरना है, इसमें भी कितने दिन मिले, 31 दिन मिले। याद रखिएगा 31 डेज। लेकिन जो चौथा क्वार्टर होगा जो आपका मार्च में खत्म हो जाएगा, उस केस में आपको TDS रिटर्न भरने के लिए 31 मई तक की ड्यू डेट्स मिलेगी, यानी 61 दिन मिलेंगे। तो गौर फरमाइएगा, पहले 3 क्वार्टर में आपको क्वार्टर खत्म होने के बाद वाले महीने की अंतिम तारीख, लेकिन जो चौथा क्वार्टर यानी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद आपको 2 महीने मिलेंगे, अप्रैल और मई, आप उसका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। थीम समझी? ऑलराइट, कैसा होता है ये 26Q? चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग कि 26Q होता कैसा है। सी दिस इज द 26Q, और इसको आप ये देखिए फॉर्म 26Q, और साफ तौर पर यहां पर बता रखा है कि कौन कौन से सेक्शन के अंतर्गत TDS डिडक्ट किया गया है, जो आप इसमें दिखा सकते हैं। ये होगा सेक्शन 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, ये सब पढ़ने वाले हम लोग, क्योंकि ये सारे सेक्शन अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट से बिलोंग करते हैं। 194EE, 194F, 194G, 194H, 194I, 194J, 194LA और रूल नंबर 31A, ये सारे सेक्शन के अंदर अगर आपने TDS डिडक्ट किया है तो आपको 26Q भरना पड़ेगा। एक और बात बता देता हूं कि अगर आपकी कंपनी ने इन सेक्शन में भी TDS काटा है और सैलरी पर भी TDS काटा है तो आपको 2 रिटर्न भरने पड़ेंगे, 26Q भी भरना पड़ेगा और 24Q भी भरना पड़ेगा। और एक और बात बता देता हूं कि अगर इन सेक्शन में से किसी भी सेक्शन में आपने किसी NRI को पेमेंट किया है, किसको, NRI समझ रहे हो, NRI यानी जिसका भारत में नॉन रेसिडेंट का स्टेटस है, तो अगर आपने कोई भी पेमेंट NRI को किया है तो आपको उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, 27Q भरना पड़ेगा। याद रखिएगा कौन सा, तो याद रखिएगा TDS के अंदर 3 तरीके के रिटर्न होते हैं। कौन कौन से, 26Q, 27Q और 24Q। 26Q सैलरी को छोड़ के बाकी सारे केसेस में, रेसिडेंट के केस में, 24Q सैलरी के केस में, और 27Q TDS ऑन ऑल पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट एक्सेप्ट सैलरी। याद रखिएगा, तो नॉन रेसिडेंट आप ये मान के चलिए कि नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया हमने किसी भी सेक्शन में, तो 27Q भरना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर सैलरी का पेमेंट किया तो 24Q में ही दिखा दिया जाएगा उसको। तो यहां पर TDS के केस में हम देख रहे हैं यहां पर कि 3 तरीके के क्या होते हैं, रिटर्न होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, जो आपको क्वार्टरली बेसिस पे भरने पड़ते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो व्यापारी लोग काफी अलग अलग नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में बिजी होते हैं, है ना, उनको दूसरे कंप्लायंसेस भी बहुत सारे होते हैं, तो उस केस में इन्होंने 1 महीना एक्स्ट्रा वहां पर आपको दिया है। पहले चालान बनेगा फिर रिटर्न भरा जाएगा। यस, बना सकते नहीं, बनाना ही है, हर महीने की 7 तारीख को चालान बनाना ही है। लेकिन एक बात और बता देता हूं, जैसे मान लो किसी भी क्वार्टर के पहले महीने में TDS काटा आपने, तो उस अगले महीने की 7 तारीख को आपको उसका चालान बना के जमा कराना है। दूसरे महीने में किसी भी सेक्शन में TDS नहीं कटा तो आपको चालान बना के जमा कराने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, TDS कटा है तो चालान बनेगा, TDS नहीं कटा है तो कैसे चालान बनेगा।
और तीसरे महीने में वापस टीडीएस कटा है तो वापस चालान बनेगा। यानी एक तरह से देखें तो उस पूरे क्वार्टर में आपने 2 महीनों में चालान बनाए और वो चालान फिर आपको स्टेटमेंट में दिखाने पड़ेंगे। चालान बनाने का मतलब ही पेमेंट करना ही होता है। चालान क्या है? वो फॉर्म है जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो। तो चालान इज अ पेमेंट। चालान इज द फॉर्म जिसमें आपने पेमेंट की डिटेल डाली और जमा कराया और पेमेंट किया। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर पहले हम ये भी देखते हैं कि 24Q जो है उसका भी ड्यू डेट ऑलमोस्ट देखिए सेम है, सेम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट की तरह ही है। पहले क्वार्टर का आपको 31 तारीख को भरना जुलाई को, दूसरे क्वार्टर का 31 अक्टूबर को, तीसरे क्वार्टर का 31 जनवरी को और चौथे क्वार्टर का 31 मई को। यानी यहां पर आपको 61 दिन मिलते हैं, 61 डेज मिलते हैं। और 27Q के केस में भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम है, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई, है ना। तो आप यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जो टीडीएस के जो रिटर्न्स हैं या जो स्टेटमेंट है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे जमा कराने हैं और क्वार्टर खत्म होने के बाद वाले महीने की अंतिम तारीख। लेकिन जो चौथा क्वार्टर होगा उस केस में आपको 2 महीने का आपको गैप पीरियड मिलने वाला है, ठीक है। यानी 61 दिन मिलेंगे जब आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उससे पहले भी कर सकते हैं, ये तो ड्यू डेट है कि यहां तक करना है, इसके बाद पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाती है। तो ड्यू डेट से पहले भी आप कर सकते हैं। यहां पर जो हमने फॉर्म ओपन कर रखा है देखिए 26Q, ये 26Q है, इसको ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये है कि इसके हेडिंग में ही बता दिया कि कौन कौन से सेक्शन के अंतर्गत आपको यहां पर डिटेल डालनी है। फिर आप देखिए यहां पर आपको अपना जो क्वार्टर लेना है कि कौन से क्वार्टर का आप भर रहे हो और मंथ लेना है। तो ये तो चलिए पीडीएफ फॉर्म में है फॉर्म, जब आप इसको ट्रेसेस के पोर्टल पे भरेंगे या ऑनलाइन भरेंगे तो ये वहां पर आप पिक कर सकते हैं। वहां पर आपको ऐसे बटन होंगे, उन बटन से आप चीजों को पिक कर सकते हैं, मंथ कौन सा और ईयर कौन सा, ठीक है। फिर आपका 10 नंबर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, आपका पेन नंबर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और आपका फाइनेंशियल ईयर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा जिसका आप भरने जा रहे हो। फिर यहाँ पर डिडक्टर की पूरी डिटेल आ जाएगी, डिडक्टर कौन है, क्या वो गवर्नमेंट एसएससी है या उसका पूरा एड्रेस, मैक्सिमम चीजें ऑटो पॉपुलेटेड हो जाने वाली है। फिर डिडक्शन किसने किया, नेम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसका डिटेल आ जाएगा, कौन अथॉरिटी है जिसने डिडक्शन किया, उसका पेन नंबर और उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर कंप्लीटली डालना है। काफी सारी चीजें आपकी क्या होनी है, ऑटो पॉपुलेट हो जानी है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट तक तो आप देखिए कि सब चीजें बरी बराई आने वाली है मैक्सिमम केसेस में। चौथा पॉइंट आप देखिए जहां पर आपको यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, चौथे पॉइंट में डिटेल ऑफ टीडी टैक्स डिडक्टेड एंड पेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने टैक्स कब डिडक्ट किया, कब पे किया, यानी आपको यहां पर अपने चालान की डिटेल डालनी होगी। कौन सी? उन 3 महीनों में जितने भी आपने चालान बनाए उन सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे नंबर वाइज, सीरियल वाइज, टैक्स का अमाउंट काटा तो टैक्स का अमाउंट आ जाएगा, इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह कुछ कटी तो वो भी आ जाएगी। नहीं तो यहां पर आप देख सकते हैं जितना टैक्स, कितना टैक्स बना और कितना आपने जमा कराया चालान के माध्यम से, ठीक है। और यहां पर मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू चालान, आपने कैसे किया, कैश किया, बैंक किया, यहां पर सब जगह बटन आने वाले हैं जिसमें ऑप्शन होंगे, आपको वो ऑप्शन पिक करने हैं। फिर वो चालान का नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, मतलब जो रिसिप्ट नंबर है, ठीक है, जब चालान जमा कराया होगा उसका रसीद नंबर जनरेट करना पड़ेगा, चालान नंबर आपको यहां पर डालना पड़ेगा। मतलब आपको एक तरह से देखिए ये जो टेबल नंबर 4 है इसमें आपको अपना जो चालान के माध्यम से जो भी टैक्स जमा कराए हैं वो आपको डालना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं माइनर हेड, यहां पर आपको डालना पड़ेगा कि आपने वो कौन से हेड के अंदर टीडीएस जमा किया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। फिर ये वेरिफिकेशन वगैरह आपको करना है। इसके साथ एनेक्सर्स आ जाएगा। एनेक्सर्स में अब देखिए ये आप यहां पर पूरा अपना वेरिफिकेशन वगैरह डाल देंगे। जो इसका एनेक्सर होगा उसमें आप देखिए आपको डिटेल सारी डालनी पड़ेगी कि पूरी डिटेल, कंप्लीट डिटेल, सीरियल नंबर डालोगे आप ऐसे, ठीक है। फिर आपने जो एक तरह से ये देखिए डिडक्टी का पेन नंबर वगैरह डाल दोगे आप, ठीक है। डिडक्टी कंपनी है या नॉन कंपनी है, वो ये हेड यहाँ पर ये बुलेट बटन आएगा, उससे पिक करना आपको कि वो कौन सा है, ठीक। चेक बॉक्स आएगा, चेक बॉक्स से आपको पिक करना है कि वो कंपनी एसएससी या अदर एसएससी है। फिर डिडक्टी का पेन नंबर डालोगे, नेम डालोगे, सेक्शन किस सेक्शन में काटा, पेमेंट कब आपने कब पेमेंट किया था तब काटा, आपने वो अमाउंट कब जमा कराया, टोटल कितना काटा, टोटल कितना जमा कराया, डिडक्शन की डेट, ठीक है, रेट कौन सी रेट से काटा, कौन से हेड में काटा, ये सारी चीजें आपको पेन नंबर वाइज यहां पर देनी पड़ेगी। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा
कि चालान में आपको ये सारी जानकारियां नहीं देनी होती कि आपने किसका काटा, लेकिन आपको रिटर्न में या स्टेटमेंट में ये सारी जानकारी देनी होती है। तो ये स्टेटमेंट में आपको उन सारे लोगों की जानकारी देनी होगी जिनका आपने टीडीएस उस पूरे क्वार्टर में काटा, और उनके पैन नंबर वाइज जानकारी देनी पड़ेगी, याद रखिएगा, और सेक्शन वाइज जानकारी देनी पड़ेगी। फिर ये बस वेरिफिकेशन में आप वेरीफाई करोगे आपका नाम और प्लेस और डेट लेके, और इसमें फिर सबमिट बटन होगा तो आप सबमिट कर दोगे। तो ये बेसिकली पूरा आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा, मतलब कि आपका जो टीडीएस है वो आपने किन किन का काटा और कौन से सेक्शन के अंतर्गत काटा। ये होता है फॉर्म 26Q, और ऑलमोस्ट ऐसे ही सारे फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, एक तरह से देखो तो फॉर्म 26Q में हमें हमारी जानकारी देनी है और चालान की जानकारी देनी है और डिडक्टीज की जानकारी देनी है ट्रांजैक्शन वाइज। कैसे? ट्रांजैक्शन वाइज। और अगर आप टैली वैली सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो टैली खुद ही आपको पूरा बना के दे देगा। आपको वहां से एक्सपोर्ट करना है और इसके ट्रेसेस के पोर्टल पे उस फाइल को क्या करना है, इंपोर्ट करना, सारा डिटेल्स आ जाएगा। अन्यथा आप मैन्युअली भी कर सकते हो, और इसके कई सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, बहुत लोग इसको एक्सेल में भी करते हैं। ठीक है, सो ये हमने यहां पर देखा एक फॉर्म 26Q। इसके आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।